क्रेडिट पढ़ लिया, फॉरेन टैक्स क्रेडिट पढ़ना है। चले, चूँकि दोनों जगह पे यही चैप्टर चल रहा है तो आप मुझे बताएंगे कि हमने लॉसेस सारे पढ़ लिए, अभी इसकी प्रैक्टिस करनी है। वो चैप्टर जो है 11B होगा, उसे आपको दे देंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, जो नहीं होंगे वो करवा देंगे। ठीक है, लॉसेस हमने कर लिया। उसके बाद टैक्स क्रेडिट 61 और 63 हमने कर लिया, ये हमने कर लिया। चले आगे जब हम चलते हैं तो हमने 64D कर लिया है, मशीन वाला। ठीक है, और फुल टाइम टीचर रिसर्चर हो गया। ठीक है, चले अब इससे आगे हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि जना, ठीक है, अच्छा इसके रेट्स ठीक नहीं लगे, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आप करेंगे। इसके रेट ठीक नहीं है, रेट ठीक करके बाकी जो है बस उस बात पे रहना है। टीचर रिसर्चर में सबसे बड़ा जो इशू आता है वो ये आता है कि जो है वो आप सैलरी इनकम का आपने लेना होता है 25% क्रेडिट। ठीक है, जबकि वो सैलरी इनकम का नहीं होता। फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी A डिवाइडेड बाई B मल्टीप्लाइड बाई C। ठीक है, A डिवाइडेड बाई B आपको पता है। ठीक है, और उसकी मैंने आपको तरतीब भी बता दी है। ठीक है, टीचर का टैक्स क्रेडिट, फॉरेन टैक्स क्रेडिट और उसके बाद वो दोनों टैक्स क्रेडिट। ठीक है, इसके लिए किस तरह से प्रॉफिट कम ज्यादा होता है वो आपको पता है। लेकिन जी अब हम जाने लगे हैं A डिवाइडेड बाई B मल्टीप्लाइड बाई C पे। ठीक है, चले फॉरेन टैक्स क्रेडिट, फॉरेन टैक्स क्रेडिट, फॉरेन टैक्स क्रेडिट A डिवाइडेड बाई B मल्टीप्लाइड बाई C। फॉरेन टैक्स क्रेडिट लोअर होगा इस फार्मूला के तहत, एक अमाउंट और एक अमाउंट जो आपने टैक्स पे किया है कौन से वाली, बाहर वाली इनकम पे, इन दोनों का लोअर। क्लियर हो गया? इन लोअर ऑफ जो फॉरेन टैक्स पे किया है, लेकिन वो तो पाउंड में होगा, वो होगा डॉलर में, उसको पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करके। क्लियर हो गया? तो पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करके ए वो लिख ले, जो है ये 1 हो जाएगा, और 2 क्या है, A डिवाइडेड बाई B मल्टीप्लाइड बाई C। A और B पे कोई बात नहीं होगी, हमें पता है। ठीक है, 60 सेक्शन 61 में भी यही है, चैरिटेबल डोनेशन। जो है सेक्शन 63 में अप्रूव्ड पेंशन फंड, ठीक है, उसमें भी यही है। अच्छा, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं ना, वो लेक्चर जरा जल्दी देख लेते हैं। अब अप्रूव्ड पेंशन फंड क्या होता है, ये किसके लिए होता है, कितना ज्यादा एक्सप्लेन किया गया। फिर बाद में फिर पूछ रहे होते हैं, सर जी ये बताइएगा ये कौन से वाली पेंशन है, एम्प्लॉयर वाली या एम्प्लॉय वाली, तो ये ज्यादती है। ठीक है, तो खासतौर पर ये ऑनलाइन वाले बच्चों से है, बेटा आप लेक्चर को तो गौर से देखा करें, उसके बाद क्वेश्चन करें। ठीक है, इसी तरह से सैलरी में से ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, जैसे सर जी ये उसको रेगुलर एक मंथली, कल एक बच्चे ने पूछा हुआ था, मुझे बड़ा डिसपॉइंट हुआ, एक मंथली अलाउंस उसको मिल रहा है, ठीक है, समझ ले लाख रुपया, तो साल का कितना हो गया, 12 लाख रुपया हो गया। और सर जी वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि जनाब ये 60% जो है वो एम्प्लॉयर के बेनिफिट के लिए। अब ये बार कितने दफा डिस्कस हुई है कि अगर कोई रेगुलर पेमेंट मिल जाए, चाहे वो किसके बेनिफिट के लिए, इसका मतलब आपने डायरेक्ट न्यूमेरिकल शुरू कर दिया, आपने चैप्टर पढ़ा ही नहीं। तो ये आपका अपना नुकसान है बेटा। ठीक है, मैं तो जवाब दे देता हूँ या कह देता हूँ, सम टाइम कहता हूँ बेटा लेक्चर गौर से सुने। ठीक है, अब वो कहाँ से गौर से सुनना है अब वो भी नहीं पता। इसका मतलब है आपने लेक्चर देखे नहीं है, जल्दी जल्दी लेक्चर सुन के 2x की स्पीड पे या किसी तरह से अब जल्दी न्यूमेरिकल में कूद गए। भाई न्यूमेरिकल होना ही नहीं है जब तक आपको थ्योरी का रेलिवेंट पोर्शन नहीं पता, आपसे न्यूमेरिकल नहीं होना, इसलिए पहले थ्योरी पे ज्यादा जोर लगाते हैं। चले ले जी, तो इसीलिए आपने इन बातों का ख्याल रखना है। लोअर ऑफ क्या, जो टैक्स पे किया बाहर, ठीक है, लेकिन ये सैलरी के अलावा होगा, सैलरी पे टैक्स पे कर दे तो वो एग्जाम्प्ट हो जाती। ठीक है, यहां तक ओके है बेटा। A डिवाइडेड बाई B मल्टीप्लाइड बाई C, A डिवाइडेड बाई B, A डिवाइडेड बाई B पे मैं कोई बात करूंगा, C जो होगा वो एवरेज रेट से आए। ठीक है, सॉरी, C जो होगा ये A डिवाइडेड बाई B मल्टीप्लाइड बाई C, इसको कहते हैं एवरेज रेट। ठीक है, अब एवरेज रेट क्या है, A से क्या मुराद है, B से क्या मुराद, और कब होगी, कैसे होगी, किसको लेस करके होगी, कौन सी, वो हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके। अब जो सी है वो है फॉरेन इनकम। क्लियर हो गया? तो अब हमारा क्या बन जाएगा, बाहर वाली अमाउंट पे जो टैक्स पे किया है वो A डिवाइडेड बाई B मल्टीप्लाइड बाई बाहर वाली इनकम।
तो ए डिवाइडेड बाई बी को कहता है पाकिस्तानी, यानी पाकिस्तान में जो कैलकुलेशन की उसकी एवरेज। ए डिवाइडेड बाई बी यही बन जाएगा ना, इतने परसेंट टैक्स, और यानी एक टैक्स रेट निकल आता है। तो एवरेज को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? फॉरेन सोर्स इनकम। अच्छा, फॉरेन सोर्स इनकम को कहता है वो नेट होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सेल्स माइनस डिडक्शन। क्लियर हो गया? अब जरा सुनिएगा, एक किस फार्मूला के तहत होगी? बाहर जो टैक्स पे किया है, नीचे क्या, जो एवरेज रेट के साथ पाकिस्तान, जो फॉरेन सोर्स इनकम के साथ एवरेज रेट लगाएंगे, इनमें से जो लोअर होगा वो क्या मिलेगा? टैक्स क्रेडिट। ए डिवाइडेड बाय बी को क्या कह रहा है? एवरेज। एवरेज ही है ना, ठीक है, एवरेज। और जो है सी को क्या कह रहा है? फॉरेन, नेट फॉरेन सोर्स इनकम। नेट से क्या मुराद है? यानी रेवेन्यू माइनस जो भी डिडक्शन हो, जो भी डिडक्शन हो। ये वाली बात समझ आ गई? अच्छा, अब जरा इसको एक छोटा सा हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं, ठीक है। एक बंदे की जो हमने कैलकुलेशन की, तो उसका टैक्स आया 2 लाख रुपए। टैक्स कितना आया बेटा? टैक्स पेएबल 2 लाख रुपए। लिख लें इधर, ये टैक्स पेएबल आ गया। अब उसकी जो टैक्सेबल इनकम है, ठीक है, वो समझ लें जो है वो 22 लाख है। ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, अब रेट ना समझिएगा, रेट पे तरफ जाएंगे तो हम लेट हो जाएंगे, ठीक है। ले जी, तो इसका मतलब है टैक्स पेएबल उसका कितना आ रहा है? ठीक है, 2 लाख। हम समझ रहे हैं बाकी और कोई क्रेडिट नहीं, कॉम्प्लिकेशन पे ना पड़े। तो टैक्स जो है उसका 2 लाख है, टैक्सेबल इनकम जो है उसकी कितनी है? 22 लाख। बाहर वाली इनकम उसकी फॉरेन इनकम, अलहदा से बता रहा हूं, ठीक है, पहले इसमें भी शामिल होगी, पता है ना। पाकिस्तान सोर्स, फॉरेन सोर्स आपको ऐड करते हैं तो हमारी क्या बनती है? टैक्सेबल, ये पता है ना जी, ठीक है। फॉरेन सोर्स इनकम जो है उसकी 6 लाख है, ठीक है, और बाहर जो टैक्स पे करके आया है फॉरेन टैक्स, ठीक है, वो 22,000 है। क्लियर हो गया? ये डाटा समझ लें। टोटल टैक्स जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की है वो क्या है? 2 लाख। यहाँ भी 2 लाख लिखिए, यहाँ तक क्लियर है? लें जी, जो टैक्सेबल इनकम उसकी 22 लाख और जो बाहर वाली इनकम उसकी कितनी? 6 लाख, और जो फॉरेन टैक्स पे करके गया है वो है 22,000। इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि ये 22 लाख 2 लाख आपस में मिक्स ना हो जाए, तो हम इसको 40,000 कह देते। क्लियर हो गया? अब इसको कैसे करना है? ले जी, ये मेरा टैक्स पेएबल है, इसमें से मैं क्या करूंगा? फॉरेन टैक्स क्रेडिट, एफ टैक्स क्रेडिट निकालूंगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई मसला? फॉरेन टैक्स क्रेडिट, फॉरेन टैक्स क्रेडिट लेस करूंगा, ठीक है। फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैसे लेस करूंगा? भाई बाहर जो टैक्स पे किया है वो कितना है? शाबाश, 40,000। ये सबको नजर आ रहा है? 40,000। उसके बाद ए डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी। ए क्या है? 2 लाख। शाबाश, डिवाइडेड बाई, इसको वो क्या कह रहा है? एवरेज, मल्टीप्लाइड बाई सी कितने? जल्दी से निकालें। 5 5 4 5 4 5। इसमें से लोअर 40,000 लेस हो जाएगा, किस में से? टैक्स क्रेडिट, सॉरी, जो है 40,000 लेस हो जाएगा एज ए टैक्स क्रेडिट, और बाकी क्या आ जाएगा? पेएबल। क्लियर हो गया? कैसे करना है किसी को समझ ना आया हो, नोट करने से ज्यादा समझना जरूरी है। तस्वीर बना ले ताकि हम आगे चले, बाद में घर जाके दोबारा से करवा देते हैं। भाई वो कह रहा है आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा दोनों में से लोअर। कैसे? बाहर जो टैक्स पे किया, बाहर टैक्स कितना पे किया है? 40,000, ये यहां पे आ रहा है। या एवरेज रेट, एवरेज रेट क्या होता है? एवरेज रेट क्या है? टैक्स पेएबल डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय सी। सी है फॉरेन सोर्स इनकम। फॉरेन सोर्स इनकम कितनी है? ये हमारा सी हो गया। टैक्स कितना है? ए हो गया। ये हमारा क्या हो गया? बी हो गया। ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी का पता चला, ठीक है। ये 6 लाख, सॉरी, ये 6 लाख। इससे क्या निकला? 54,545। इसमें से लोअर कौन सा है? 4 लाख। तो 2 लाख तो टैक्स पेएबल था, टैक्स क्रेडिट कितना मिला? 40,000।
तो बाकी 1,60,000 बैलेंस पेएबल हो जाए। क्लियर है बेटा? यहां तक किसी को समझ नहीं आई तो पूछ लें। फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैसे लेंगे? लोअर ऑफ, ठीक है। चले अब जरा देखें, ये फॉरेन सोर्स उसकी जो इनकम थी, ये फॉरेन सोर्स इनकम ये बिजनेस से है, मैं इसको बी कर देता हूं। ये किससे है? बिजनेस से। ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया। एक और भी उसकी फॉरेन सोर्स इनकम थी, ठीक है, और वो मैं उसको पी कह देता हूं, प्रॉपर्टी वाली, ठीक है। और वो है जनाब जो है 4 लाख, कितनी बेटा? 4 लाख। और उस पे जो टैक्स पे किया है, उस पे जो टैक्स पे किया है वो है 22 यानी 23,000। अब क्लियर हो गया? तो अब उसको 2 क्रेडिट मिलेंगे। एक तो हमने कैलकुलेट कर लिया, कौन से वाली इनकम पे? कौन से? बिजनेस पे। 6 लाख पे कैसे करना है? ठीक है, मैं दोबारा से कर देता हूं अगर आपको कंफ्यूजन। जी कोई नहीं, दोबारा कर लेते। अब डाटा से पता चल रहा है कि क्या बला है। अब उसने फॉरेन सोर्स इनकम कितनी कमाई है? 2। कौन से वाली? एक इनकम फ्रॉम बिजनेस, उस पे टैक्स कितना दिया है? 40। और एक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और उस पे टैक्स कितना दिया? यहां तक क्लियर है? तो अब हम उसको 2 क्रेडिट देंगे। अच्छा, टैक्स पेएबल कितना है पाकिस्तान में जो कैलकुलेशन की? 2 लाख। इसमें से अब 2 टैक्स क्रेडिट लेस होंगे। यहां तक क्लियर है? पहला तो कौन से वाला था? इनकम फ्रॉम। तो अब लिखें इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक है, इनकम फ्रॉम बिजनेस। उसकी तो कैलकुलेशन हमने की हुई है या दोबारा करवाऊं? वो क्या था? 40,000। और क्लियर हो गया? इसमें से लोअर कौन सा था? 40,000। एक तो ये टैक्स क्रेडिट हो जाएगा लेस। अब दूसरा आते हैं, कौन से वाले? इनकम फ्रॉम, और ये है फॉरेन सोर्स, ख्याल रखिएगा। इसका अब देखते हैं कितना टैक्स पे किया? 23,000। क्लियर हो गया? फिर 23,000 आ गया। अब आते हैं ए डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी। ए कितना बेटा? 2 लाख। शाबाश। थोड़ा सा इसको पीछे करके ताकि हमारी कैलकुलेशन जरा और बेहतर हो जाए। 2 लाख, ठीक है, कितना? ठीक है, नहीं नहीं हाँ 22 लाख। शाबाश। मल्टीप्लाइड बाई, अब कौन सी इनकम आएगी? 6 लाख क्यों नहीं आई? क्योंकि उसका टैक्स, ये फॉरेन सोर्स इनकम और है। क्लियर हो गया? ले जी 4 लाख, ठीक है, कितना आया बेटा? 36,364। अब इनमें से लोअर 23,000। अब 2 लेस हो जाएंगे। 2 लाख हमारा पेएबल था, 2 क्रेडिट मिले। 2 क्रेडिट मिले, कोई प्रॉब्लम यहां तक बेटा? सिर्फ हाथ खड़ा करे, मैं सारा दोबारा समझा दूं, लेकिन जो लेट आया है उसके लिए नहीं है ये, ठीक है। तो कितना? 1,37,000। क्लियर हो गया? यहां तक ओके है? चलिए अब अंग्रेजी पढ़ते। अच्छा ये बताएं कि जो टैक्स क्रेडिट है, ठीक है, टैक्स क्रेडिट है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट है, इसकी आपको पता है पोजीशनिंग का? तो पता है ना, पहले किसको लाना है बाद में किसको लाना है? वो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। चले आज, चले क्लियर हो गया? चले आ जाए बेटा आज। फॉरेन टैक्स क्रेडिट, फॉरेन टैक्स क्रेडिट वेयर रेजिडेंट टैक्स पेयर। क्यों भाई? फॉरेन इनकम का पूछेंगे उसी बंदे से जो रेजिडेंट होगा, जो नॉन रेजिडेंट होगा उससे तो फॉरेन सोर्स का पूछना ही नहीं। फिर कौन से वाली कैलकुलेशन? ठीक है जी, रेजिडेंट इस वजह से है, वेयर रेजिडेंट टैक्स पेयर, ठीक है, डिराइव कौन से वाली? फॉरेन सोर्स इनकम ऑन विच, ठीक है, इधर लिखे एक्सेप्ट सैलरी इनकम। सैलरी इनकम पे टैक्स पे कर दिया तो वो क्या हो जाएगी बेटा? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ये तो आपको पहले पता। टैक्स क्रेडिट विल बी अलाउड एट लोअर ऑफ, क्लियर है? एट लोअर ऑफ, पहला कौन से वाला? द फॉरेन इनकम टैक्स पेड, पता है ना ये? ठीक है। और उसके बाद कौन से वाला? पाकिस्तान टैक्स पेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द, ब्रैकेट में लिखे फॉरेन इनकम, और इसके साथ आगे लिखे ए डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी। ये उसकी बात कर रहे हैं। ये कंफ्यूजिंग है इसलिए मैं आपको साथ साथ लिखवा रहा हूं।
और फॉरेन इनकम टैक्स इंक्लूड फॉरेन विद होल्डिंग टैक्स। ज़ाहिर है आप टैक्स पे कर दें या आपका टैक्स विद हेल्ड हो जाए, एक ही बात है ना। ये हमने सैलरी में भी पढ़ा था कि आप वो खुद पे कर दे या उसका टैक्स विद हेल्ड हो जाए, एग्जैक्टली वही बात। यहां तक क्लियर है। अब a डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाइज बाय c को ज्यादा एक्सप्लेन करने लगा है। जरा आए, पाकिस्तान टैक्स, ये जो वो कहता है मैंने बात की है ना पाकिस्तान टैक्स, ठीक है, ये वाली समझ गए, जो b है उसको एक्सप्लेन करने लगा है। विल बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स। क्या मतलब, a डिवाइडेड बाय b किसके साथ, ये c है, नेट फॉरेन सोर्स समझते हैं, क्लियर हो गया। चलिए मजीद नीचे एक्सप्लेन कर रहा है। एवरेज रेट से क्या मुराद है, परसेंटेज किसकी, पाकिस्तानी टैक्स की, पाकिस्तानी टैक्सेबल इनकम, पाकिस्तानी से मुराद है दोनों जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्लियर हो गया। तो परसेंटेज है ए और बी की, यहां तक ओके। आगे चलते हैं। फिर जो नेट फॉरेन सोर्स इनकम है उसका क्या मतलब है कि टोटल चार्जेबल फॉरेन सोर्स इनकम लेस डिडक्शन। अब डिडक्शन या तो सारी की सारी इसकी होगी या एलोकेट की होगी अपॉर्शनमेंट से, नहीं समझ आई। या तो खर्चा डिडक्शन डायरेक्टली होता है, एक्सक्लूसिवली होता है, या फिर उसको क्या किया जाता है अपॉर्शन। इसलिए जो है रिलेट एक्सक्लूसिवली, या अगर सारे का सारा नहीं है तो उसको रीजनेबली क्या किया जाए, एलोकेट। इसके साथ ब्रैकेट में लिखिए अपॉर्शनमेंट की बात कर, पढ़ा था हमने कहीं ना कि अगर पूरे का पूरा खर्चा वो ना हो तो उसको क्या करें। फिर क्या कह रहे हैं, फॉर डिराइविंग दैट फॉर सोर्स इनकम, तो डिडक्शन, डिडक्शन जो कि या सारी की सारी उसकी हूं या अपॉर्शनमेंट की हूं, लेकिन रिलेटेड कहां से हो, उस फॉरेन सोर्स इनकम। तो नेट फॉरेन सोर्स इनकम से मुराद है कौन से वाली, ग्रॉस इनकम माइनस डिडक्शन। चले, वेयर टैक्स पेयर हैज फॉरेन सोर्स इनकम अंडर मोर देन, हमारा केस हो गया ये वाला बिजनेस और प्रॉपर्टी वाला, ठीक है। ये कोई और भी हेड हो सकते हैं, देखिए कैलकुलेशन फॉर ईच ऑफ हेड शैल बी सेपरेट, उसकी अलग उसके अलग, दोनों का हमने, ये कंसेप्ट भी क्लियर है बेटा। आगे चलते, इन अबव प्रोविजन स्पेकुलेशन बिजनेस शैल बी ट्रीटेड एज ए सेपरेट, वो हमें पता है, स्पेकुलेशन अलग है, नॉन स्पेकुलेशन अलग है, क्लियर है। अच्छा ये पांचवा पढ़े, ये चैप्टर नंबर 4 की लाइनें हैं सारी, क्लियर हो गया। अच्छा ये भी पढ़े, ये ज़कात में हम पढ़ा है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट अगर पूरा एडजस्ट ना हो सके तो रिफंड नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, कैरी बैक। नॉट पे ज्यादा जोर है, नॉट ना पढ़ा तो आप कहें रिफंड भी होगा, सारा कुछ क्लियर हो गया। ये भी वहां पे लिखा हुआ था, ज़कात में भी यही लिखा हुआ था। तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट, ठीक है, नंबर 1 फॉरेन टैक्स क्रेडिट, फिर कौन से वाला टैक्स क्रेडिट, कौन से वाला 61 और 63 वाला, और फिर कौन से वाला, ये हमने चैप्टर नंबर 4A में पढ़ा था। और ये ज़कात में हमने इस तरह की मिलती जुलती बात पढ़ी थी कि अगर ज़कात पूरी एडजस्ट ना हो सके तो ना रिफंड होगी, ना कैरी फॉरवर्ड होगी, ना कैरी बैक। बिल्कुल एग्जैक्टली यही वाली बात किसके लिए कर रहा है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। क्लियर हो गया। चले अब आगे चलते, वो कह रहा है फॉरेन टैक्स क्रेडिट में वो ये बात कर रहा है, जरा देखिएगा। वो कहता है कि एक बंदा आया 2025, रेजिडेंट है और उसने बाहर कोई इनकम कमाई है। अब हमारा टैक्स ईयर कौन से वाला है, सितंबर है, सॉरी टैक्स ईयर 2025 है। रिटर्न कब फाइल करेंगे, सितंबर। यहां तक क्लियर है बेटा, लेकिन जी सितंबर में फाइल करेंगे, यहां तक क्लियर, ओके। लेकिन वो आया है कहां से, किसी ऐसे मुल्क से जहां पे दिसंबर में होती है। अब जो है, अब समझ ले यूके, ऐसे कह रहे हो यूके का टैक्स ईयर और है, हम उसका काम कर रहे हैं, बस आपको एग्जांपल दे रहा हूं। वो यूके से आया है, अब वो रिटर्न 2025 यानी 30/6/25 का हिसाब कब देगा, दिसंबर में। और हम उससे कब ले रहे हैं, वो कह रहे सर जी मैंने फॉरेन टैक्स क्रेडिट मुझे दे दे, हालांकि मैंने अभी पेमेंट नहीं की। कहते कैसे, कहते सर जी रिटर्न का टाइम आए तो पेमेंट करूं ना, ठीक है। आपका टाइम पहले आ गया है, आप सितंबर में करते हैं, 25 की रिटर्न कब करते हैं, सितंबर 2025 में, और वो कब करते हैं, हाँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसको फॉरेन टैक्स क्रेडिट दे देगी। किस किस टैक्स ईयर के लिए, 25 के लिए। लेकिन इंतजार करेंगे टैक्स ईयर 2026 और टैक्स ईयर 2027, 2 साल इंतजार करेंगे कि क्या वो वहां पे यूके में
अपने रिटर्न फाइल करता है और टैक्स पे करता है या नहीं। अब 2 साल कब होंगे? 26 और 27, वरना 28 में जो, अच्छा टैक्स क्रेडिट इनकम को कम करता है या टैक्स को? टैक्स को, तो उसकी दोबारा से टैक्स लायबिलिटी बढ़ा देंगे। तो इसका मतलब है टैक्स क्रेडिट, अच्छा लिखा हुआ क्या है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं होगा जब तक आप 2 साल तक पेमेंट नहीं कर देंगे, 2 साल के अंदर अंदर। लेकिन प्रैक्टिकली किस तरह से समझना है भाई, जैसे ही वो कहेगा कि सर जी मैं वहां पे टैक्स पे कर दूंगा, तो गवर्नमेंट उसको फॉरेन टैक्स क्रेडिट अलाउ कर देगी। लेकिन फिर कितने साल वेट करेगी? 2 साल। 2 साल तक अगर उसने पेमेंट ना की तो फिर 2028 में दोबारा से उसकी टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दे। 2025 में उसकी से उसने ये फॉरेन टैक्स क्रेडिट बनता है उसका 2 लाख, ऐसे कह रहा हूं 2 लाख उसको टैक्स क्रेडिट अलाउड होगा। अगर उसका टैक्स पेएबल 10 लाख है तो 2 लाख उसमें से लेस हो जाएगा, बाकी 8 लाख वो पे कर देगा। तो 28 में गए, 28 में उसका टैक्स पेएबल बनता है 12 लाख, लेकिन उसने वो 2 लाख अभी तक पे नहीं किया, तो अब उसकी लायबिलिटी 14 लाख। शाबाश, बस ये पता। चले आखिरी बात पढ़ते हैं, आ जाए बेटा। 7 में अ टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड ओनली इफ फॉरेन इनकम टैक्स इज पेड, कब? विद इन 2 ईयर आफ्टर द एंड ऑफ, ठीक है, इन विच द फॉरेन इनकम वाज डिराइव्ड। वो कहते हैं प्रैक्टिकली फॉरेन टैक्स क्रेडिट विल बी अलाउड इन द ईयर इन विच फॉरेन सोर्स इनकम वाज अर्न, जिस साल उसने इनकम अर्न की है फॉरेन, उसको अलाउड कर दिया जाएगा। एंड इफ इट इज नॉट पेड विद इन द अबव मेंशन जो है टाइम, द क्रेडिट विल बी एड बैक टू द टैक्स लायबिलिटी। क्लियर हो गया? हर लिहाज से आपने ये वाला क्वेश्चन जो है वो करना है, पढ़ना है। हमारा फॉरेन टैक्स क्रेडिट हर लिहाज से हो गया। चले आगे चलते। आगे से मुराद है, पीछे चलते। चले, हमारा 62 63 हो गया। अब हम टैक्स क्रेडिट टू सर्टन पर्सन, वो कहता है 100% टैक्स क्रेडिट मिलेगा। कितना? 100%। इसका मतलब है आप लिखेंगे अपने टैक्सेबल इनकम निकालेंगे 2 लाख और नीचे कह देंगे किसका जो है 2 का 2 लाख, 100% टैक्स क्रेडिट। क्लियर हो गया? जितना टैक्स पेबल आएगा इन बंदों का, उनको 100% टैक्स क्रेडिट, यूजुअली 25 होता है या 50 होता है, लेकिन यहां पे कितना आ रहा है? 100% टैक्स क्रेडिट। किन को मिलेगा? सर्टन पर्सन को, सर्टन पर्सन। चलिए वो कौन से सर्टन पर्सन है, पहले तो पर्सन देख लेते हैं। पहला पर्सन इंगेज इन, काम क्या करता है? ये इंडिविजुअल होगा यकीनन, पर्सन की बात कर, इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, एओपी भी हो सकता है, पर्सन के। क्लियर हो गया? माइनिंग, कोल माइनिंग प्रोजेक्ट कहां करता है? सिंध में। दूसरी शर्त, पहला टैक्स क्रेडिट किसको मिलेगा? कोल माइनिंग का काम करता हो, ठीक है। दूसरा सिंध में। तीसरा सप्लाई जो करता है वो पावर जनरेशन प्रोजेक्ट को, आईपीपीज वगैरह को, ठीक है। तो कोल माइनिंग करता हूं, दूसरा सिंध से करता हूं। अगर कोई कोल माइनिंग कर रहा है और बलूचिस्तान में कर, अगर वो सिंध में कोई कर रहा है लेकिन साल्ट निकाल रहा है, कोल माइनिंग करता हो और सिंध में करता हो और सप्लाई जो है वो टोयोटा मोटर वालों को करता है, फिर भी अब 3 शर्तें पूरी होंगी तो उस बंदे को क्या मिलेगा? 100। पहला ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? अच्छा, 100% टैक्स क्रेडिट वो कहता है मिनिमम टैक्स का भी मिलेगा और फाइनल टैक्स का। इसका मतलब है उस बंदे की कोई फॉरेन टैक्स इनकम हुई या कौन से वाली मिनिमम, उसको भी वो टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन काम क्या करता हो? कोल माइनिंग। और कहां में करता हो? कोल माइनिंग जाके कर दिया सिंध में, और फिर कोयला निकाल के किसको सप्लाई करना? बस ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा वो कहता है स्टार्टअप वो कहते हैं जो अभी बिजनेस स्टार्ट हुआ। इसका मतलब है पुराने बिजनेस की बात नहीं हो रही, स्टार्टअप ये अभी जो बिजनेस स्टार्ट हुआ। और स्टार्टअप यूजुअली
टेक्नोलॉजी कंपनीज लाइक कॉल सेंटर, लाइक फ्रीलांसर, इनके लिए ज्यादा होता है। तो वो स्टार्टअप जो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर्ड हो, PSEB से। अब नाम जरा सुने, स्टार्टअप बिजनेस है, हो सकता है किसी ने बिजनेस शुरू किया हो होटल का, हो सकता है किसी ने बिजनेस शुरू किया हो कि मैं जनाब हाउसिंग सोसाइटी बनाऊंगा, लेकिन आगे वो क्या कहता है, रजिस्ट्रेशन किसके साथ हो, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड। इसका मतलब है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, सॉफ्टवेयर बना के कहां बेचने वाले, बाहर बेचने वाले। इनके साथ तो यही टेक्नोलॉजी कंपनी रजिस्टर्ड हो सकती है, और तो कोई नहीं। समझे, रजिस्टर्ड हो किसके साथ, क्लियर हो गया? ओके, चले हम पढ़ते हैं। ले जी, दूसरा बंदा, पहला बंदे का तो हमें कंफर्म पता चल गया कि उसकी ये 3 शर्तें होंगी, तो उसकी चाहे फाइनल इनकम है, चाहे नॉर्मल इनकम है, चाहे मिनिमम है, उसको 100% क्रेडिट मिलेगा। ले जी, दूसरे बंदे के बारे में पढ़ते हैं। वो स्टार्टअप है, किसी जगह पे स्टार्टअप की डेफिनेशन है, हमारे सिलेबस में नहीं। स्टार्टअप है बिजनेस, ठीक है, और सर्टिफाइड क्या हो गया है, पाकिस्तान, यानी उसके साथ रजिस्टर पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड। काफी साल पहले ये अचानक से बनना जाए, हर चीज तो हमें अपडेटेड रहते हैं। देखिए सब सर्वाइवल इसी में होती है। मेरे पास क्वालिफाइड भी मेरे जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट ACM में ACC है, हमारे अपने एम्प्लॉई हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, लेकिन वो मुझे बॉस कहते हैं। बॉस इस वजह से कहते हैं कि जहाँ पे वो रुकते हैं, इस वजह से नहीं, मुझे सैलरी ले रहे। क्वालिफाइड बंदा इस तरह से किसी को नहीं कहता। वो जहाँ पे वो रुकते हैं वो हमारे पास आते हैं, फिर हम उनको कोई ना कोई आगे तरीका बताते हैं। जहाँ पे उनका नॉलेज फेल हो जाता है तो जो है टू सिट जो है एंड एंजॉय द लाइफ, आपको टॉप पे होना चाहिए, ठीक है। तो हम खुद को हर दफ़ा अपडेट करते रहते। ये जो मैं आपको कहानी बताने लगा हूँ ये पहले की है, ठीक है। तब सिर्फ बिजनेस मैं करता तो मेरे साथ एक पार्टनर था, ठीक है। एक बंदे की कॉल आई, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्ट्रेशन करवानी है, सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना है। सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना है, ये हम काम करते रहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, हाँ करवा देंगे रजिस्ट्रेशन, क्या होगी, करवा देंगे, ठीक है। लेकिन मुझे कोई पता नहीं था, ठीक है। जब तक उसकी कॉल चल रही थी फ़ौरन गूगल किया, उसमें से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देख ली, कॉल चलते चलते उसको बता दिया क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये आपको एक बात बता रहा हूँ, तो ये शायद मेरा वो था एक्सपीरियंस था, जब मुझे किसी चीज़ का पता नहीं था, उससे साथ बात हुई, बात करने के दौरान सामने लैपटॉप पड़ा होता है, उसमें से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल दी, ठीक है। और साथ ही पार्टनर को बुला लिया, उसको लिख के बताया कि ये कह रहा है कर लेंगे, उसने कहा हाँ कर लेंगे, ठीक है। चले, तो वो क्लाइंट हमारा पहला था। तो वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको ना सिर्फ टैक्स आना चाहिए, बल्कि नहीं, गूगल तो खैर तभी समझ आएगी ना अगर वो कहे कि एक्सट्रैक्ट शीट्स आपको देनी पड़ेंगी। अब आप गूगल ही कर लें तो पहले फिर एक्सट्रैक्ट शीट को गूगल करेंगे, ठीक है। तो 2 बंदों से कंफर्मेशन ले ली गूगल से, हाँ चीज़ें समझ आ रही हैं, अच्छा अच्छा ये करना होता है, ठीक है। और दूसरा क्या, आपने पार्टनर से भी फ़ोन के दौरान ही पता कर लिया कि जनाब हाँ कर लेंगे, उसने कहा हाँ कर लेंगे, थोड़ा बहुत पता, ठीक है। तो ये मुझे इससे बात याद आ गई। तो बेटा ना सिर्फ टैक्स याद रखना है आपने, बल्कि ऑडिट भी याद रखना। ना सिर्फ ऑडिट याद रखना है, बल्कि सारे स्टैंडर्ड याद रखने। ना सिर्फ स्टैंडर्ड याद रखने, बल्कि कॉस्ट के जो वो पता नहीं मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, पता नहीं क्या क्या होता है, वो सारे याद रखने पड़ेंगे। क्योंकि जब आपके पास क्लाइंट आता है या आपको फ़ोन करता है, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये वाला काम करेंगे और ये वाला नहीं करेंगे, सारे करेंगे। क्योंकि वो अगर ये वाला काम वो किसी और से करवाएगा तो वो हो सकता है वो बाकी काम भी आपके ले जाए। क्लियर हो गया? तो बिजनेस में आपको बेस्ट रहना है, अपडेटेड रहना है, जहाँ तक बात अगली चल रही है। तो जैसे जैसे नए नए कानून आते जा रहे होते हैं, हम खुद को अपडेट कर रहे होते हैं, ठीक है। रेलिवेंट रूल्स रेगुलेशन। अभी इस्लामाबाद एक सेमिनार था, तो कुछ दिन पहले मैं गया वहाँ पे अटेंड करके फिर रात को वापस आ गया। अभी CFO कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है। मेरे ख्याल अदनान साहब ने उस दिन छुट्टी की थी शायद, ठीक है। अदनान साहब ने छुट्टी की थी, लेकिन वो सेकंड टाइम थी तो हमने अटेंड कर ली उस दिन, मैंने शायद नहीं की थी। खैर वापस आते हैं, तो CFO कॉन्फ्रेंस में भी यही था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, नए नए जो पाकिस्तान को चैलेंजेस आ रहे हैं, जंग हुई अभी भी उसके थोड़ा सा साए हम पे बाकी हैं, तो उनके साथ हमें लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट क्या करने चाहिए। खैर अभी आप इन बातों के लिए बच्चे हैं, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि खुद को क्या रखें, अपडेटेड रखें। चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री से नहीं बनता, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने नॉलेज से बनता है, ठीक है। एक बंदे के पास डिग्री है लेकिन उसको काम कोई नहीं आता, तो क्या उसको कोई रखेगा?
काम और डिग्री दोनों साथ। क्रेडिट विल बी अलाउड इन द ईयर, कौन से वाला, इन द ईयर, ठीक है, कौन से वाले, जब स्टार्टअप जो है वो स्टार्टअप यानी साल, उस साल के, एंड फॉलोइंग 2 ईयर, इसका मतलब है 2020 में अगर स्टार्ट हुआ है तो 20, 21 और 22, क्लियर हो गया, ये क्रेडिट मिलेगा। लेकिन ऊपर वाले के लिए टाइम लिमिट नहीं, दोनों को इकट्ठा करते हैं भाई, हमेशा हमेशा उसको 100% क्रेडिट मिलेगा जो कोल माइनिंग करता है, सिंध में करता है, और किसको, वो करता है। दूसरा स्टार्टअप को हमेशा के लिए नहीं मिलेगा, जिस साल स्टार्ट होगा और अगले 2 साल के लिए, 2020 में स्टार्ट होगा, 2020 में जितनी इनकम होगी वो सारे का सारा जो इसको 100% क्रेडिट मिलेगा। नंबर टू कब, 2021 में, और नंबर जो है, और कौन से वाले, 2022 में, 3 साल। चले, ये अलग अलग, ये इसी में से क्वेश्चन बनाएगा और ऐसा घुमाएगा, हो सकता है इसके लिए वो 3 साल पे आपको ले जाए, ये 3 साल हो गए, सॉरी पहले वाले के लिए 3 साल ले जाए कि 3 साल हो गए हैं अब बस खत्म। हो सकता है इसके लिए वो आपको अनलिमिटेड लेना चाहे, हो सकता है इसमें वो कहे अभी सब पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं हुआ, अगर चुप रहे तो आप समझ लें कि वो सर्टिफाइड हो गया। यहाँ तक ओके है। चले, अब इसकी कुछ मजीद कंडीशन है। आपको कोल माइनिंग का पता चल गया, ये क्या करेगा, आपको दूसरे स्टार्टअप का पता चल गया, उसके साथ 2 शर्तें हैं, रट ले। अब जरा होते हैं, अच्छा कुछ ना कंप्लाइंस होती है, आपने इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करनी होती है, कब, सालाना या मंथली, और आपने सेल्स टैक्स रिटर्न भी फाइल करनी होती है, सालाना या मंथली बेसिस। 2 हो गई। एक होती है विदहोल्डिंग स्टेटमेंट, विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट। कुछ लोग होते हैं वो विदहोल्डिंग एजेंट होते हैं, जैसे राइज हमारी सैलरी में से क्या करता है, जो है टैक्स काटता है और जमा कराता है। ये स्टेटमेंट बताती है भाईजान हमने इतना टैक्स काटा और इतना हमने क्या करवा दिया, जमा करवा दिया। क्लियर लिया। ये किस बेसिस पे होती है, क्वार्टरली बेसिस पे। ये किस बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस से क्या मुराद है, जुलाई अगस्त सितंबर की अलहदा से होगी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की अलहदा से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल की अलहदा से। क्लियर हो गया। ले जी, हमने 3 काम करने हैं। नंबर 1 इनकम टैक्स, आपस में बातें नहीं। नंबर 2 सेल्स टैक्स। नंबर 3 विद होल्डिंग टैक्स की स्टेटमेंट, जो कि कब होती है, क्वार्टरली। तो इनकम टैक्स कब होती है, ईयरली, एनुअली और मंथली। क्लियर हो गया। ये तीनों बातें समझ आ गई। अब कुल मिला के 100% क्रेडिट मिलेगा कोल माइनिंग, जो कि क्या कर रहा है, सिंध में काम कर रहा है, किसको कर रहा है, लेकिन ये 3 काम भी साथ में कर रहा हूं। नंबर 1 इनकम टैक्स अपनी मंथली रिटर्न, सॉरी जो है सालाना कर रहा हूं। सेल्स टैक्स उस साल की, जिस साल की वो क्या ले रहा है, एग्जम्पशन ले रहा है, टैक्स क्रेडिट ले रहा है, उस साल की सेल्स टैक्स रिटर्न भी फाइल हो। और अगर वो विदहोल्डिंग एजेंट है तो उस साल की विदहोल्डिंग स्टेटमेंट जितनी बनती थी वो क्या हो गई, 4 स्टेटमेंट हो जाएंगी क्वार्टरली। 3 या 4 क्वार्टर कितने होते हैं, 4 बेटा, 4। ठीक है, लीजिए, ठीक है, 4 क्वार्टर से 4 स्टेटमेंट। चलिए आ जाए। फॉलोइंग आर द कंडीशंस, इन सब के लिए, A1 इसके लिए भी और इसके लिए भी, एनुअल रिटर्न हैज बीन फाइल्ड। क्लियर हो गया। विद होल्डिंग स्टेटमेंट फॉर द रेलिवेंट टैक्स ईयर हैज बीन, इफ पर्सन इज विदहोल्डिंग, अगर विदहोल्डिंग एजेंट है, कौन होता है, हमारी बला से, ठीक है, अगर विदहोल्डिंग एजेंट है तो विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करे। और आखिरी कौन से वाला, मंथली सेल्स रिटर्न फॉर द, ठीक है, जिस साल की बात कर रहे हैं उसकी वो भी फाइल हो गई है, तो क्या मिलेगा, 100% टैक्स क्रेडिट 2 बंदों को मिलेगा। हर बंदे की पहले तो अलग-अलग कंडीशन है, वो कोल माइनिंग के बिजनेस में है और सप्लाई कर रहा, और जो स्टार्टअप है वो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड है, उसको सिर्फ 3 साल का मिलेगा। जिस साल उसने क्रेडिट लेना या उसने क्रेडिट लेना, ये 3 बातें भी होनी चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की हो, सेल्स टैक्स रेलिवेंट पीरियड की फाइल की, और विदहोल्डिंग एजेंट है तो विदहोल्डिंग स्टेटमेंट भी फाइल की हुई हो। क्लियर हो गया, यहां तक हो गया बेटा। चले फर्दर चलते, ले जी, टैक्स क्रेडिट फॉर स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल टेकिंग, अभी हम इसको छोड़ रहे हैं, हम आगे चल रहे हैं। फॉरेन टैक्स क्रेडिट हमारा हो गया। वेमेन एंटरप्राइजेस एंड इट्स टैक्सेशन,
जरा सुने, वो कहता है ऐसा बिजनेस अगर सोल है तो वेमेन चला रही हो, फीमेल, और अगर पार्टनरशिप है, एओपी है, तो सारी की सारी पार्टनर फीमेल होनी चाहिए। अगर कोई कंपनी है तो सारी के सारे शेयर होल्डर, डायरेक्टर वगैरह क्या होने चाहिए, फीमेल होनी चाहिए। यहां तक क्लियर है? इसी को आगे लेके चलते हैं। कितना मिलेगा क्रेडिट? 25% ऑफ द टैक्स पेएबल। क्लियर हो गया? चले जरा आगे पढ़ते हैं। वेमेन इंटरप्राइजेज एंड इट्स टैक्सेशन। डेफिनेशन, वेमेन इंटरप्राइजेज होती क्या है? वेमेन इंटरप्राइजेज मींस अ स्टार्टअप। क्लियर हो गया? स्टार्टअप बिजनेस एस्टेब्लिश, और पिछले स्टार्टअप के साथ क्या था? पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसका मतलब है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी वाले स्टार्टअप, ये कोई भी स्टार्टअप हो सकता है। स्टार्टअप, ठीक, इसमें और उसमें फर्क पता चला? वो स्टार्टअप किसके साथ रजिस्टर्ड था? नया बिजनेस वो टेक्नोलॉजी वाला होगा जो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, और वो भी जो सारी बाहर भिजवाते हो, फ्रीलांसिंग वगैरह। ठीक है, ये है। लेकिन एस्टेब्लिश कब होना चाहिए? 1 जुलाई 2021। उससे पहले वाले बिजनेस अलाउड नहीं है। ये ना हो पहले वाले बिजनेस में से बहन और भाई का इकट्ठे बिजनेस था, अब भाई अलहदा हो गया, बहन बच गई, जी मैं तो अब वेमेन इंटरप्राइजेस नहीं, किसी को सब। तो 2000 वो बना ही कब हो? जुलाई 2021 से हो। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो ओन्ड बाय ए वुमेन। ठीक है, एओपी है तो हुज मेंबर्स आर वुमेन। और फिर कौन से वाला? अगर कंपनी है तो उसकी 100% श्योर होल्डिंग किसके पास होनी चाहिए? वेमेन के पास। क्लियर हो गया? लेकिन जी अब टैक्सेशन क्या है? टैक्स पेएबल बाय वेमेन इंटरप्राइजेस जो है वो कितने % तक रिड्यूस हो जाएगा? 25%। ठीक है, दिस बेनिफिट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द बिजनेस दैट इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर और रिकॉन। किसी के वालिद का था, उसने अपनी बेटी को बिजनेस ट्रांसफर कर दिया कि मुझे क्या 25%? नहीं, नया बिजनेस हो, स्टार्टअप, और या फिर क्या? रिकॉन्स्टिट्यूशन और स्प्लिटिंग अप ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस। बहन भाई इकट्ठे काम कर रहे थे, बहन को अलहदा कर दिया, अलहदा बिजनेस शो कर दिया ताकि उसको क्या मिले? 25 नहीं, उसके लिए नया बिजनेस स्टार्ट करें। तो वो कह रहे हैं, कहने से मुराद यही है, वो कह रहे हैं कि जो फीमेल है वो आगे आए और बिजनेस शुरू करें। वो आपको क्या करना चाहते हैं? फीमेल को इनकरेज करना चाहते हैं कि वो आगे आए और अपने बिजनेस शुरू करें, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया? तो फीमेल का बिजनेस करना ठीक है, करना चाहिए पाकिस्तान में या नहीं करना चाहिए? ठीक है, आजकल के हंस रहे हैं, क्यों नहीं करना चाहिए? हजरत खदीजा क्या करती थी? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो पहला इंटरेक्शन था, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला इंटरेक्शन, जो बड़े हंस रहे हैं, अजीब बात है, फीमेल बिजनेस कर। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई एक पता नहीं हमारा क्यों मिजाज ऐसे हो जाता है जब फीमेल की बात की जाती है। भाई इंसान है, सबसे पहले तो उसको इंसान समझे, पहले इंसान समझे। ठीक है, आपके सुपरमेसी को पता नहीं क्यों प्रॉब्लम होने जाती है, जो मेल है, ज्यादातर मेरी बात अब मेल्स के साथ हो रही है। ठीक है भाई, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंटरेक्शन जब उस टाइम पे वेमेन इंटरप्राइजेस हो सकती है तो क्यों नहीं हो सकती? आज वेमेन क्यों नहीं बिजनेस कर सकती? मर्द को सिंपल, हर बाइख्तियार औरत बद किरदार लगती, हकीकत बता रहा। ये सारे देखे, सिंपल बात है, सिंपल। मैं आपकी हंसी की वजह से मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ, सिंपल बात है। ठीक है, ये मतलब ये हमारी गैरत फीमेल के वक्त ही क्यों जागती? कोई एक ऐसी हदीस, मैं खुद इस्लामिक स्टडीज में मेरा मास्टर है, कोई एक बता दें जिसमें अगर कोई गलत काम हो तो औरत का गुनाह ज्यादा है और मर्द का कम है? कभी भी नहीं। तो फिर हम गैरत के नाम पे बेटियों को कत्ल क्यों करते? कभी गलत काम हुआ हो और किसी गैरतमंद बंदे ने अपने बेटे को कत्ल किया, बताए ना? ये मतलब गैरत का तौक औरत के गले क्यों? समझे? और भाई ये मुआशरा है, इसमें इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं। बेटे ने गलत काम किया, कत्ल कर दो भाई। बेटे ने गलत काम किया, कत्ल करो ना। अब नहीं, उधर नहीं करना, वो घर की इज्जत है। इज्जत नहीं है, आपने उसको दबाया है हमेशा, और कुछ भी नहीं है। इस्लाम में जितने भी मतलब आप देख लें, ओवरऑल हमारे मर्दों का ही गुलबारा है। हजरत खदीजा से हजरत आयशा से सबसे ज्यादा अहादीस हैं, रिवायत। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मना किया हो?
बिजनेस करती थी हजरत खदीजा, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मना किया? आज यहाँ पे कोई औरत कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर दे, सबसे पहले उस पर किरदार, मर्द के लिए बड़ा आसान है औरत के किरदार पे कोई भी तोहमत लगा दे, जबकि हम अगर कोई ऐसी बात हो तो फखरिया बताते हैं। नहीं मतलब अजीब सोसाइटी है, घुटन है, ये ऐसा है या नहीं? हम छोटे थे, मतलब उस टाइम पे इन बातों को पता नहीं था। मेरी सिस्टर भी पढ़ने जाती थी, मैं भी पढ़ने जाता, जब वापस आती तो मम्मी के साथ काम पे लग जाती थी, मैं खेलने चला जाता था। क्यों भाई? अगर वो कमजोर है, देखें औरत कमजोर है, अगर आप समझते हैं आप मर्द हैं, तो मर्द बने, तो कहें साइड पे करो, मैं काम करता हूं। नहीं, नहीं करना। आप घर से निकलते हैं, यहां तक आते हैं, आपको कोई मसला नहीं, इनसे पूछे इनको क्या क्या मसाइल फेस करने, फिर ये यहाँ भी महफूज नहीं हमारी नजरों से, हमारे एटीट्यूड से, और हम ये समझते हैं कि हाँ हमारी जो बहनें घर में बैठी हुई है ना वो महफूज है। वो अगर वो ये महफूज नहीं है, वो भी महफूज नहीं, इधर आपकी नजरें हैं, उधर फिर किसी और की नजरें होंगी। सॉरी टू से, इज्जत करो, इज्जत मिलेगी, सिंपल बात है, ठीक है। कोशिश करो, औरत को कम से कम इंसान समझो, ठीक है। कोई भी औरत थोड़ा सा ऊपर चली जाए, मैं खुद देखता हूँ, हमारे अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई फीमेल बैठी होती है, उनके साथ उनका रवैया अजीब होता है, जैसे उनको कुछ नहीं आता। भाई वो क्वालिफाई करके आई, कम से कम चार्टर्ड अकाउंटेंट जितनी इज्जत तो दो। तो बात करेंगे, उसकी बात को अहमियत नहीं दी जाती। अल्लाह ताला ने तो एक ही एग्जाम्पल दिया कि माँ के कदमों तले। अल्लाह ताला ने जब मोहब्बत की बात की है तो वो कहा है कि मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ, 70 बाप का क्यों नहीं कहा, है ना। वो भाई समझे समझे इस बात को। देखिए घर में आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम एक भाई तो है, बेटे तो है, माँ के लिए तो लड़ते हैं, बहन के लिए भी लड़ा करें ना, थोड़ी सी उनको थोड़ी वो तो आपके एटीट्यूड से, मतलब यहाँ पे 50% से ज्यादा ये बैठी हुई, मतलब इनको नहीं समझेंगे, इनको हक नहीं देंगे, इनको कम से कम इंसान नहीं समझेंगे तो आगे क्या होगा। वो कहा था किसी ने कि मुझे अच्छी माएँ दो, मैं आपको अच्छी कौन दूंगा, सिंपल बात है, ठीक है। तो औरत किसी भी, मैंने 7 पार्टनरशिप की है, 7 पार्टनरशिप, उनमें से एक मेरी क्लास फेलो है, उनके साथ है। 6 बाकी मर्दों ने मुझे किसी ना किसी टाइम पे धोखा दिया है, पैसे खाए हैं। और मैंने जो है दोस्त थे, सारी क्लास फेलो थे। एक मेरी पार्टनर, उसने जो आज तक बिल्कुल स्ट्रेट, 1 रुपए का कभी गप्पा नहीं किया, वो फीमेल, जो अभी तक उसके साथ चल रहा है, सीधा हिसाब चल रहा है। यस, वो बिजनेस पार्टनर हो सकती है, वो बिजनेस पर्सन हो सकती है, उसको एतबार दिया जाए तो वो बहुत अच्छी जो है, वो बहुत अच्छा एक रिसोर्स आपका साबित हो सकती है। और सबसे पहले तो उसको इज्जत दें, उसको जगह दें। यार देखें, मेरा तो एक ही होता है, मेरे दोस्त होते हैं शादीशुदा है, मैं उन्हें कहता हूँ यार मोहब्बत प्यार ना दें, इज्जत दें, बस इंसान समझें, कम से कम वक़्त दें, उसकी बात को अहमियत दें। फिर क्या होता है, टॉक्सिक क्यों होती हैं औरतें, जब आप इज्जत नहीं देंगे एज ए ब्रदर, तो जब उसकी शादी हो जाएगी, वो अपने वक्त में हो जाएगी, फिर आपको वो इज्जत नहीं देगी, पहली बात। दूसरी, अच्छा औरत की इज्जत का क्या समझा जाता है, भाइयों को माफ कर दे अपनी जायदाद, और जिस बहन ने अपना हिस्सा मांगा वो गलत है, वो टॉक्सिक है, वो टॉक्सिक है। और जिसने माफ कर दिया वो अच्छी है। क्यों भाई, किसी भाई ने अपना अपना मतलब क्यों नहीं माफ किया आज तक हिस्सा, है ना, जायदाद में से हिस्सा नहीं देते, क्यों नहीं देते भाई, भाई उसका हक है, ठीक है। मेरे पास वो आए हुए थे, ठीक है, एक अब्बू के दोस्त आए हुए थे, हम तो जनाब पानी भी नहीं पीते, तो हमारे घर उसने आके खाना खाया, साथ ही बहन के घर, हम तो बहन के घर का पानी नहीं पीते। मैं कहा जी आप उनकी 45 एकड़ जमीन तो डिकार गए हैं, पानी नहीं पीते, कौन सी गैरत, कौन सी इज्जत। भाई बेटियों को तब कत्ल करना जब बेटों को भी साथ में करो, सिंपल सिंपल। और गैरत
इज्जत, ये सारे बोझ औरत क्यों उठाए? वो घर की इज्जत है तो हम क्या बेइज्जती है घर की? नहीं, वो औरत घर से बाहर ना निकले, आवाज ना निकले, तो मर्दों के लिए भी नीचे नजरी रखने का कहा गया है ना, उसको कभी नहीं समझाएंगे। सारी नसीहतें दुनिया जहान की वो बेटी के लिए, बेटे के लिए कुछ नहीं। भाई अगर बेटे अच्छे होंगे तो बेटियां अपने आप ही महफूज होंगी। अच्छे भाई बने, अच्छे बेटे बने, अल्लाह सबको अच्छा बनने की तौफीक दे। एग्रीकल्चरिंग नहीं, एग्रीकल्चर इनकम आ जाए बेटा। एग्रीकल्चर इनकम डिराइव्ड बाय अ पर्सन शैल बी एग्जेम्प्ट। एग्रीकल्चर इनकम है और वो एग्जम्पशन शुरू हो गई। पहला लॉसेस था, हमने पढ़ लिया डिटेल से। एग्जम्पशन हमने सारी पढ़ ली सवाए एक, सॉरी टैक्स क्रेडिट हमने सारे पढ़ लिए सवाए एक के, वो बाद में पढ़ लें। तो हम एग्जम्पशन शुरू करते हैं और वो कौन से वाली है? एग्रीकल्चर इनकम। पहली वो क्या कहता है? एग्जेम्प्ट होगी। अगले 4-5 मिनट आपके चाहिए मुझे, सॉरी दरमियान में 2-4 मिनट। एग्रीकल्चर इनकम मीन्स पहला रेंट रिसीव्ड आर रिसीव्ड बाय ए पर्सन फ्रॉम द लैंड। अगर आपने जमीन ठेके पे दी हुई है और उसका क्या आ रहा है, आपको कल्टीवेशन नहीं कर रहे, उसका ठेका आ रहा है, रेंट आ रहा है, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम है। बस ये कि जो लैंड है वो पाकिस्तान में होनी चाहिए और जो अगला बंदा यूज कर रहा है वो भी किसके लिए? मेरे पास जमीन थी, मैंने किसी को दे दी ठेके में, वो उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज हो, तो मुझे जो ठेका आ रहा है, मुझे जो मंथली पैसे आ रहे हैं या सालाना पैसे आ रहे हैं, वो क्या है? एग्रीकल्चर इनकम। क्लियर हो गया? वो कहता है एग्रीकल्चर इनकम। अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम, सबसे पहले उसने क्या दिया? एग्जेम्प्ट है। एग्रीकल्चर इनकम होती कौन है? जी ठेका, जी लीज पे दे देना। लेकिन अगला बंदा भी क्या कर रहा हो? एग्रीकल्चर। पहली बात। दूसरी बात, इनकम रिसीव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम द, पैसे आ रहे हैं फ्रॉम एग्रीकल्चर, वो खुद काश्त कर रहा है और उसको जितनी भी काश्त होती है, जितनी भी फसल होती है, वो सारे की सारी क्या है? उसको एग्जेम्प्ट है। पहला ऊपर वाली बात हो रही है रेंट की, ठेके की, ठीक है, ठेके पे जमीन दे दी, लीज पे दे दी। लेकिन अगला बंदा किस पे? अगर हमने लीज पे दे दिया और अगला उसको जो है वो किसके लिए यूज कर रहा है? किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहा है, ठीक है, तो वो एग्रीकल्चर नहीं है। तो पहला रेंट पे दे दी और दूसरा कौन से वाला? खुद काश्त कर रहे हैं, ठीक है, और आपको कोई इनकम, कोई फसल, कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो किस में जाएगा? वो एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन वो कौन से वाला है? एग्रीकल्चर इनकम। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा, जब ये यूं समझ ले, ये फसल है, ये जमीन है, इसके अंदर मैं खुद फसल उगाऊं तो वो भी एग्जेम्प्ट है। मैं जमीन को किराए पे दे दूं और अगला बंदा फसल उगाए तो मुझे जो किराया आ रहा होगा वो भी एग्जेम्प्ट। अब अगला सुने, ये जो जमीन है, ठीक है, अब इस पे मैंने गंदम काश्त की, और गंदम काश्त की है तो मुझे इसको कटवाने के लिए किसी बंदे को बुलवाना पड़ेगा। वो हो सकता है कोई कटर लेके आए, हो सकता है वो हार्वेस्टर लेके आए, बड़ी जो दाने भी अलहदा करती है, भूसा भी अलहदा कर, कुछ भी कर सकते, और मैं उसको पैसे देने की बजाय गंदम में से कुछ हिस्सा दे दूं। जैसे क्या कहते हैं, मतलब जो है वो कहते हैं कि जनाब 1 मन के पीछे 1 किलो लेंगे, ठीक है, तो अगर 100 मन अगर वो आपको गंदम निकाल के दे तो वो 100 किलो लेगा, उसको ये 100 किलो भी क्या है? एग्जेम्प्ट। क्लियर हो गया? ठीक है, इसको कहते हैं परफॉर्मेंस बाय द कल्टीवेटर। और ठीक है, चल आगे पहली ये वाली बात समझ आ गई। तो अब 3 तरह की, रेंट आ रहा है, एग्जेम्प्ट है, आप खुद कल्टीवेशन कर रहे हैं, एग्जेम्प्ट है। कोई बंदा आपको हेल्प कर रहा है और आप बदले में उसको पैसे की बजाय इन काइंड यानी वही फसल दे रहे हैं, तो वो उसके लिए क्या है? एग्जेम्प्ट। अब मेरे पास फसल आ गई, मैं घर में रख के बैठा हूं, मैं उसको बेचने के लिए किया तो मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, वो भी एग्जेम्प्ट। क्लियर? तो 3-4 एग्जांपल आ गए, जरा पढ़ते हैं। परफॉर्मेंस बाय द कल्टीवेटर, मैं जो भी काम करूंगा उगाने का, ठीक है, आर रिसीवर ऑफ इन काइंड, ठीक है, पर्सन इंप्लॉयड फॉर टेकिंग द प्रोड्यूस टू द मार्केट। तो वो जो भी काम करता है, ठीक है, अब जरा देखिएगा, परफॉर्मेंस बाय द कल्टीवेटर, मैं जो भी काम करूंगा वो एग्जेम्प्ट होगा। आर रिसीवर ऑफ इन काइंड, ऑफ द कौन से वाला?
प्रोसेस इम्प्लाइड फॉर टेकिंग द प्रोड्यूस टू द मार्केट। यहां से जो है मैं जो काम करूंगा, अगला पढ़ लू फिर इनको इकट्ठे में। द सेल बाय द कल्टीवेटर आर रिसीवर ऑफ इन काइंड ऑफ द प्रोड्यूस फॉर विच नो प्रोसेस इज परफॉर्म्ड अदर। नो प्रोसेस को भी मैं छोड़ रहा हूं, अब जरा देखिएगा। पहला भाई किधर चला गया है, ये कोई और जगह चल, आ जाए आखिरी 2 मिनट लीजिए दोबारा से। भाई अगर मैं कोई काम करूं, कल्टीवेटर, मैंने फसल को काटा, उसके में से गंदम ले, या कोई और बंदा जो मुझसे क्या ले रहा है और मेरी हेल्प कर रहा है मार्केट तक क्या पहुंचाने के लिए, फसल। भाई फसल क्या गंदम खड़ी हुई मार्केट तक पहुंचेगी? कैसे पहुंचेगी? काटना पड़ेगा, ट्राली पे लादना पड़ेगा, फिर कहां जाके क्या लेनी पड़ेगी? मार्केट। क्लियर हो गया? तो वो बंदा जो मुझसे रिसीवर ले रहा है और रास्ते में मेरे सारे प्रोसेस कर रहा है, पहली बात, या मैं खुद करता हूं, उससे मुझे कोई इनकम आती है, वो सारी की सारी क्या है? एग्जाम। परफॉर्मेंस बाय द कल्टीवेटर मैंने की या परफॉर्मेंस किसी और ने की? कौन से वाले ने? मैंने ट्राली पे लादा, बेच आया, एग्जाम्प्ट है। और किसी और की ट्राली यूज की और मैंने उसको कुछ क्या दे दिए? गंदम दे दी, तो वो भी क्या है? एग्जाम्प्ट। आगे सुने, सेल बाय कल्टीवेटर आर कौन से वाला? वो काम, वो थ्रेशर से आने वाले पैसे भी एग्जाम्प्ट है, और अगर मैं वही क्या बेचता हूं चीज, वो भी क्या है? एग्जाम्प्ट है। बस आप दोबारा से हम वापस चलते हैं, हम 3-4 चीजों को देखते हैं। भाई अगर रेंट आ रहा है, एग्जाम्प्ट है। और जो है अगर मैं एग्रीकल्चर का काम कर रहा हूं, एग्जाम्प्ट है। मैं कोई काम करता हूं या कोई बंदा मुझसे इन काइंड लेके मेरी हेल्प करता है ताकि मैं उस प्रोड्यूस को क्या कर सकूं? मार्केटेबल कर सकूं। ठीक है, उसको काटना, उसको चावल निकालना, थ्रेशर लगाना, ये सारे काम मैं खुद करूं या कोई और बंदा करे, और जो और बंदा करेगा मुझसे क्या ले? इन काइंड। ये एग्जाम्प्ट है। और आखिरी बात कौन से वाली? अगर मैं यही जाके क्या कर देता हूं? सेल कर देता हूं। आखिरी लाइन हमने नहीं पढ़ी, इसके अलावा हमने ये सारा पढ़, कल यहीं से स्टार्ट। थैंक यू।